नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो देश की सियासत में आज फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी के चीन प्रेम पर चर्चा हो रही है। वैसे तो राहुल गांधी अक्सर भारत के दुश्मन चीन की तारीफ करते रहते हैं। वो कई बार तो चीन की सेना का डर भी दिखाते हैं, लेकिन इस बार बारी थी राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु और उनके अंकल सैम की, जिन्होंने एक इंटरव्यू में जबरदस्त चीन प्रेम दिखाया है। हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी के पुराने दोस्त और गांधी परिवार के बेहद खास सैम पित्रोदा की। इन्हीं सैम पित्रोदा ने कहा है कि चीन को दुश्मन मानने के बजाय भारत को उसे सम्मान देना चाहिए। इसलिए आज पूरा सच में हम इसी बयान की पड़ताल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल एंड कंपनी को चीन से इतना प्यार क्यों है। बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस के नेतागण मोदी से लड़ते लड़ते क्या अब चीन से प्रेम करने लगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर कांग्रेस और चीन ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और गांधी परिवार के बेहद करीबी सैम पित्रोदा के चीन पर दिए गए बयान पर विवाद हो गया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि चीन से खतरे को अक्सर बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए पित्रोदा यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि चीन को दुश्मन मानने के बजाय उसे सम्मान देना चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आता कि भारत को चीन से क्या खतरा है और भारत को चीन के प्रति अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। पित्रोदा ने अमेरिका पर चीन के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप भी लगाया और भारत की भी आलोचना की कि वो चीन के प्रति टकराव का रवैया अपनाता है। राहुल के गुरु सैम पित्रोदा ने कहा है कि हमारी सोच शुरू से ही टकराव वाली रही है और यही रवैया हमें दुश्मन बनाता है। हमें इस पैटर्न को बदलने की जरूरत है। पित्रोदा के इस चीन प्रेम वाले बयान की सियासी भूचाल तो इससे आना ही था, वो आ भी गया। हम आगे आपको कांग्रेस के चीन प्रेम का पूरा सच बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी के गुरु अंकल सैम पित्रोदा ने क्या कहा। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy, and that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair. तो सैम पित्रोदा के इस विवादित बयान पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर चीन के प्रति जुनूनी मोह का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का जो चीन प्रेम है उसके पीछे वो समझौता है जो कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच साल 2008 में हुआ था। बीजेपी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने हमारी 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी, उन्हें अब भी ड्रैगन से कोई खतरा नहीं दिखता। आइए सुनते हैं बीजेपी नेताओं के बयान। जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रेसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने पार्लियामेंट के स्पीच में भारत के बारे में बात करने से ज्यादा चीन के बारे में बात करी थी। 34 बार चीन का जिक्र करा था।
डोकलाम के वक्त में भी राहुल गांधी चोरी चोरी छिपके छिपके चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहे थे। पूर्व में भी जवाहरलाल नेहरू जी ने अक्साई चीन को गिफ्ट कर दिया था। ये सब यही दर्शाता है देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर इन द हार्ट ऑफ राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी फॉर चाइना। हालांकि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस का कहना है कि चीन पर सैम पित्रोदा ने निजी विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन कांग्रेस की बहुत पुरानी मॉडस ऑपरेंडी है। आपको याद होगा, यही सैम पित्रोदा थे जिन्होंने विवादित बयान देने पर, इनके विवादित बयान के बाद कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के ठीक पहले सैम पित्रोदा को पद से हटा दिया था। लेकिन बाद में जैसे ही चुनाव खत्म हुए, वापस उसी पद पर सैम पित्रोदा को बिठा दिया गया। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता कहें, सैम पित्रोदा ने चीन प्रेम दिखाकर कोई नया काम नहीं किया है। राहुल गांधी तो जब से राजनीति में आए हैं तब से ही वो चीन को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। हर थोड़े दिन में उनका चीन प्रेम खुलकर सामने आ जाता है। अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो ड्रोन उड़ाते नजर आ रहे थे, लेकिन ड्रोन उड़ाते उड़ाते राहुल गांधी चीन की तारीफ करने से भी नहीं चूके। राहुल गांधी ने खुलकर वीडियो में ये बताया कि वो जो ड्रोन उड़ा रहे हैं वो चीन में बना हुआ है। इसके बाद राहुल ने इस मेड इन चाइना ड्रोन के कंपोनेंट को भी पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, और इसके बाद राहुल ने कहा कि किस तरह इस छोटे से ड्रोन ने युद्ध लड़ने का पूरा तरीका बदल दिया है। राहुल ने इस वीडियो में यह भी कहा कि वर्तमान युग में युद्ध लड़ने के लिए मजबूत इंडस्ट्रियल सिस्टम होना चाहिए, और इस मामले में चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका है। आइए अब सुनते हैं राहुल का वो चीन प्रेम वाला बयान। This is a DJI drone made in China. This little thing is now making tanks, artillery pieces, large weapons in the Ukraine battlefield. So it's almost illuminated the battlefield in a way that has never been done before. The sad fact is that we're nowhere here. We don't make any of the components inside this. We don't understand how it's made. We certainly don't make any of the optics. We don't understand how it's made. तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह बयान तथ्यों के आधार पर सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने न केवल साल 2021 में ड्रोन की अहमियत को पहचान लिया था, बल्कि ड्रोन तकनीक के मामले में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइए आपको बताते हैं राहुल गांधी के अधूरे बयान का क्या है पूरा सच। ये देखिए भारत में लगभग 400 से अधिक कंपनियां हैं जो अलग अलग आकार और प्रकार के ड्रोन बना रही हैं। इतना ही नहीं, भारत में 50 से अधिक ड्रोन कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां भी हैं जो बैटरी, मोटर, प्रोपेलर, फ्लाइट कंट्रोलर, GNSS समेत कई तरह के ड्रोन कंपोनेंट बनाती हैं। उद्योग और शिक्षा जगत से मिले फीडबैक के आधार पर केंद्र सरकार ने ड्रोन नियम 2021 लेकर आई, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से आज ड्रोन इकोसिस्टम के पास कम से कम 1700 से 1800 करोड़ का रेवेन्यू है। सरकार भारतीय इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लेकर आई है जो ड्रोन से जुड़ी हुई है, और उसके तहत 20% प्रोत्साहन दिया था। इन सब के बाद भी सभी विदेशी ड्रोन कंपनियों से भारत में निर्माण किए बिना सीधे ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी पहले ड्रोन जो है वो आपको भारत में ही बनाना पड़ेगा अगर विदेशी कंपनी है, बाहर से आप सीधे लाकर नहीं बेच सकते हैं। ये सारे फैसले इसलिए लिए गए क्योंकि इंडस्ट्री, शिक्षा जगत और सबसे महत्वपूर्ण सरकार ने ड्रोन तकनीक के महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया है और इसे एक अवसर के रूप में देखा, और इसके लिए एक विजन तय किया कि 2030 तक हमें भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाना है, और इस दिशा में तेजी से काम अब जारी है। और ड्रोन पर राहुल गांधी के वीडियो और बयान पर ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ड्रोन इंडस्ट्री में बहुत कुछ किया जाना है, लेकिन बिना किसी ठोस सुझाव के सिर्फ आलोचना से कोई मदद नहीं मिलेगी। आइए सुनते हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष स्मित शाह ने क्या कहा। इस केस में एक चाइनीज ड्रोन पकड़ के ये कहना कि बेसिकली हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई समझ नहीं है, इंडिया में कोई कुछ बनाता ही नहीं है, ये काफी ब्रॉड स्टेटमेंट है। और स्पेशली ऐसा स्टेटमेंट जो एक कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका मान लीजिए कुछ क्षेत्र में तो कम से कम फॉलोइंग है, या जिनके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी यूथ को एक सही डायरेक्शन में मोटिवेट करे, उनका ऐसे कह देना, मतलब ये मेरे लिए और मेरे इकोसिस्टम के लिए शायद काफी डिमोटिवेटिंग हो सकता है। हम क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते ये सब बात हम कर सकते हैं, पूरे इकोसिस्टम को पता है कि हम क्या बनाते हैं और क्या नहीं बनाते और क्या करने की जरूरत है।
किसी के पास अगर और आइडियाज है कि हमको और इंप्रूवमेंट कैसे करना है, तो उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए और उससे आगे लेके जाना चाहिए, ताकि कलेक्टिवली एज अ कंट्री हम बढ़े, हमारा इकोसिस्टम बढ़े, ना कि हम बस इस तरीके से स्टेटमेंट्स करें। दरअसल राहुल गांधी का चीन प्रेम अक्सर इसी तरह से सामने आता रहता है। हाल ही में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन को लेकर कई विवादित बयान दिए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि आज लड़ाई औद्योगिक स्तर पर लड़ी जा रही है और चीन इस मामले में भारत से आगे है। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि चीन ने भारत के 4000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर रखा है। इस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि राहुल बिना तथ्यों के आधारहीन बात कर रहे हैं। आप भी सुनिए 3 फरवरी को राहुल गांधी ने क्या कहा था और अगले दिन 4 फरवरी को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और गांधी परिवार के चीन प्रेम पर क्या जवाब दिया था। Today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. The army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. लगातार हम चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में लगे हुए हैं। चाहे नेहरू का समस्या हो, चाहे इंदिरा जी का समस्या हो, चाहे राजीव गांधी का समस्या हो, उस समस्या को जो है चूंकि आप रिजॉल्व नहीं कर पाए, आपने चाइना को माथे पर बैठा दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको रिजॉल्व कर देंगे तो आपका सारा विषय खत्म हो जाएगा, क्योंकि चाइना के साथ आपका एग्रीमेंट है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या एग्रीमेंट किया है आज तक पूरी दुनिया को नहीं पता है। तो चाइना के एजेंट के तौर पर जो आप बैठे हुए हो, इस कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए बात कर रहे हो। तो अब जब सैम पित्रोदा का चीन प्रेम सामने आया है तो बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और चीन का याराना बहुत पुराना है। राहुल गांधी तो चाइना की पीपुल्स लिबरेशन पार्टी के साथ गुप्त समझौता भी साइन कर चुके हैं, और तो छोड़ दीजिए, राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना में पैसे से चाइना से पैसे भी ले चुका है। और पीछे और चलिए, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू जी ने तो पूरी अक्साई चीन दे दी उठा के, अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भारत की सीट दे दी चाइना को। तो चाइना, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का याराना बहुत पुराना है। अरे गलवान में जब युद्ध चल रहा था तो राहुल गांधी कह रहे थे चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीट रहे हैं, वो डायलॉग याद है कि नहीं। और गलवान में जब युद्ध चल रहा था तो राहुल गांधी नूडल्स खा रहे थे चाइनीज डिप्लोमेट के साथ। तो अब हम आपको राहुल गांधी और कांग्रेस के चीन कनेक्शन का पूरा सच विस्तार से बताते हैं। राहुल गांधी का चीन कनेक्शन सिर्फ बयानों में ही नहीं बल्कि मेल मुलाकातों के जरिए भी सामने आता रहा है। आपको याद होगा जून 2017 को डोकलाम में आगे बढ़ रही चीनी सैनिक थे, उन्हें भारतीय सेना ने, भारतीय सैनिकों ने रोक दिया था। भारतीय सेना की इस जाबाजी पर हर भारतीय गर्व की अनुभूति कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ 8 जुलाई 2017 को राहुल गांधी दिल्ली में चीनी राजदूत से गुपचुप मिल रहे थे। बीजेपी जब इस मामले में हमलावर हुई, उसने मुद्दा उठाया और राहुल गांधी पर पार्टी ने आरोप लगाए। तो पहले तो कांग्रेस ने इन दावों को झूठा बताया, लेकिन 2 दिन बाद 10 जुलाई को चीनी दूतावास की वेबसाइट पर राहुल गांधी की वो तस्वीर सामने आ गई जिसमें वो चीनी राजदूत से मिलते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद आखिरकार कांग्रेस ने मजबूर होकर ये उसे स्वीकार करना पड़ा कि ये राजनयिकों से होने वाली सामान्य सी मुलाकात का हिस्सा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मुलाकात इतनी ही सामान्य थी तो कांग्रेस ने इसे दुनिया से छुपाया क्यों? सवाल इस मुलाकात की टाइमिंग पर भी है, क्योंकि जब डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने थी, तब इस मुलाकात की जरूरत आखिर राहुल गांधी को क्यों पड़ गई? तो राहुल गांधी और कांग्रेस के चीनी कनेक्शन पर और भी कई विवाद होते रहे, चाहे वो कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुआ MOU हो या फिर गांधी परिवार के राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से मिले चंदे का विवाद। इसके अलावा विवाद तब भी हुआ था जब राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर उन्हें सीधे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बधाई दी थी। आइए सिलसिलेवार तरीके से ये समझते हैं कि ये विवाद पूरा है क्या। एक नजर मारते हैं इस पर। देखिए, कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 7 अगस्त 2008 में एक समझौता हुआ था
जिसमें तय हुआ था कि दोनों पार्टी MOU के तहत क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर एक दूसरे से बात करेंगे। इस MOU पर राहुल गांधी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री वांग जियारुई ने हस्ताक्षर किए थे। इस मौके पर सोनिया गांधी और चीन के तत्कालीन उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उपस्थित थे, जो इस वक्त चीन के राष्ट्रपति हैं। इस MOU में दोनों पार्टियों के बीच विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने की बात कही गई थी और इस समझौते पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी। वहीं आरोप है कि राहुल गांधी के परिवार से जुड़े राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से चंदा मिला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया था कि 2005 से 2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का चंदा मिला था। यह नियमों का उल्लंघन था। इसी कारण FCRA जो रजिस्ट्रेशन था राजीव गांधी फाउंडेशन का, उसे कैंसिल कर दिया गया। तो राहुल गांधी पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो विदेशी धरती पर जाकर भी चीन की तारीफों में पुल बांधते हैं। पिछले साल सितंबर में अमेरिका की यात्रा के दौरान राहुल ने टेक्सास में कहा था कि भारत और अमेरिका में बेरोजगारी है, लेकिन चीन में निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या नहीं है। वहीं सितंबर 2023 में बेल्जियम यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की तारीफ की थी और कहा था कि भारत सरकार के पास मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वैकल्पिक विजन नहीं है। और इससे पहले मार्च 2023 में ब्रिटेन यात्रा के दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने यह तक कह दिया था कि जो चीन है वो शांति का पक्षधर है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी के हैरत अंगेज बयान जो उन्होंने अलग अलग मौकों पर चीन के समर्थन में दिए थे। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. It is pretty clear that China is proposing a particular view, a particular vision of the planet. And one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production. तो राहुल गांधी कई बार बोल चुके हैं कि चीन में भारत की तरह बेरोजगारी नहीं है। दरअसल ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को चीन की बेरोजगारी की समस्या के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। उन्हें किसी ने ऐसे ही बताया और उन्होंने इसे बोल दिया। लेकिन राहुल गांधी को यह बयान देने से पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए था कि चीन के समाज में बेरोजगार युवाओं को लेकर कितनी ज़्यादा चर्चा हो रही है इन दिनों। अगर राहुल गांधी थोड़ा सा रिसर्च कर लेते तो उन्हें पता चल जाता कि आजकल चीन में एक वाक्य बहुत चर्चा में है और ये वाक्य है रॉटन टेल किड्स, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सड़े हुए बच्चे। अब हम आपको बताते हैं कि रॉटन टेल किड्स यानी सड़े हुए बच्चे चीन में किसे कहा जा रहा है। दरअसल चीन में बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि वहां के करोड़ों युवा अपने घरों में लौट गए हैं। उनके पास कोई काम नहीं है और वो अपने माता पिता की जो पेंशन है उस पर अपना गुजारा कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों को चीन में रॉटन टेल किड्स यानी सड़े हुए बच्चे कहा जा रहा है। आइए अब हम आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि जिस चीन को राहुल गांधी रोजगार के लिए स्वर्ग बता रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है। तो चीन सरकार के जो आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो मई 2022 में बेरोजगारी की दर चीन में 20.8% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। जुलाई 2023 में चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने घोषणा की कि युवा बेरोजगारी की दर पहले से ज्यादा 21.3% है। और जब चीन में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर बवाल मचा तो चीन सरकार ने 15 अगस्त 2023 को बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल चीनी सरकार नहीं चाहती थी कि बेरोजगारी के आंकड़े दुनिया को मालूम पड़े, क्योंकि इससे उसकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था की पोल खुल जाएगी दुनिया के सामने। और इसी मुद्दे पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगस्त 2023 में लिखा था कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के नकारात्मक रुझानों को कम करने की कोशिश में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है। इस बीच झांग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने दावा किया कि चीन में मार्च 2023 में बेरोजगारी दर 50% तक पहुंच गई है। इसके बाद चीन सरकार ने दुनिया की आंखों में फिर से धूल झोंकने के लिए जनवरी 2024 में युवा बेरोजगारी संख्या
जो संख्या है उसके आंकड़े जारी करना शुरू कर दिया, लेकिन नए आंकड़ों में उन छात्रों को शामिल नहीं किया गया जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री उसी साल हासिल की थी। सरकार की सारी चालबाजी चीन की जो थी वो बेकार गई और बेरोजगारी इतनी बढ़ने लगी कि जुलाई 2024 में 17.1 के पार पहुंच गई। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती है। चीन में पिछले एक साल में 1 करोड़ 20 लाख नए छात्र ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर कॉलेजों से बाहर निकले हैं और इनके लिए दूर दूर तक रोजगार के अवसर नजर नहीं आ रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर यू झोंग ने क्या कहा। वो कहते हैं, ध्यान से सुनिए, वो कहते हैं कि चीनी कॉलेजों ने अपने छात्रों से डिग्री लेने के बाद बेहतरीन नौकरी और उज्जवल भविष्य का जो वादा किया था वो मायावी साबित होता जा रहा है। राहुल गांधी को समझना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी आज कहा कि राहुल गांधी को तो चीन में बेरोजगारी भी नजर नहीं आती है, जबकि आंकड़े लगातार इस बात की गवाही देते रहते हैं। आप भी सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर बढ़ते बढ़ते हो गई 17-18% और उन्होंने फिर जुलाई 23 से जनवरी 24 डाटा देना बंद कर दिया, फिर डाटा का बेस चेंज किया और जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में किया, फिर बदले बेस पर भी वो 24% हो गई। मगर राहुल गांधी जी को उसमें बहुत महान चीज नजर आती है। तो राहुल गांधी चीन की अर्थव्यवस्था को उसकी तथाकथित आर्थिक तरक्की से बहुत प्रभावित दिखते हैं, लेकिन हकीकत में चीन की अर्थव्यवस्था लगातार लुढ़कती जा रही है। कभी दुनिया की फैक्ट्री कहलाने वाले चीन इन दिनों मुश्किलों में फंसा हुआ है। चीन में नौकरियां खत्म हो रही हैं, जनसंख्या उसकी बूढ़ी हो रही है और चीन की कंपनियों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। वहीं रियल एस्टेट का कारोबार पूरी तरह से कह सकते हैं कि ठप हो चुका है। कारोबार में चीनी सरकार के दखल के कारण अब विदेशी कंपनियों ने भी चीन से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है, जिसका सीधा असर चीन के विदेशी निवेश पर पड़ता हुआ दिख रहा है। आइए कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था किस तरह से डूबता जहाज बन चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि अब तक गरीब और छोटे मुल्कों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने वाला चीन खुद कर्ज के तले दबता जा रहा है। और ये समझने के लिए राहुल गांधी को दुनिया की जानी मानी न्यूज मैगजीन न्यूज वीक पढ़ना चाहिए। पिछले साल न्यूज वीक के 30 जनवरी को प्रकाशित अंक के मुताबिक साल 2023 में चीन पर जीडीपी का जो कर्ज था वो 288% का कर्ज था। ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है और 2022 के मुकाबले ये कर्ज 13.5% ज़्यादा था। न्यूज वीक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के आखिर तक चीन पर कुल 560 अरब डॉलर का कर्ज था। आसान शब्दों में समझा जाए तो अमेरिका पर जितना कर्ज है चीन उसके भी दुगने से ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। चीन के नागरिक भी कर्ज में डूबे हुए हैं। चीन के सेंट्रल पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के अनुसार, जो उनका मुख्य बैंक है, 2022 के अंत तक 78 करोड़ चीनी नागरिक कर्ज में थे। एक आंकड़ा यह भी है कि चीन के 30 करोड़ लोग डिफॉल्टर हैं, वे बैंक को कर्ज लौटाने में सक्षम नहीं हैं और चीन में रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह से संकट से गुजर रहा है। चीन की जीडीपी में 20% हिस्सेदारी रियल एस्टेट सेक्टर की है और ये सेक्टर जो है ये पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर है। पिछले साल हांगकांग की अदालत ने चीन की बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी एवरग्रांड को संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने का आदेश दिया था। एवरग्रांड पर, जो रियल एस्टेट कंपनी है, उस पर 300 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। और अमेरिकी अर्थशास्त्री एंटोनियो ग्रेस्पो ने कहा है कि चीन में रियल एस्टेट सेक्टर ढह रहा है और यह बैंकों को भी अपने साथ एक दिन ले डूबेगा। इस बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चीन की अर्थव्यवस्था को अस्थिर से नेगेटिव घोषित कर दिया है। वहीं चीन के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि दुनिया के देशों ने चीन का सामान खरीदना पहले की तुलना में कम कर दिया है। चीन के कस्टम डिपार्टमेंट के आंकड़े के मुताबिक साल 2023 में निर्यात 4.6 से घटकर 3.3 लाख करोड़ डॉलर रह गया है और साल 2016 के बाद पहली बार चीन के निर्यात में गिरावट आई है। और तो और चीन में महंगाई आसमान छू रही है और इस साल 2025 में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। तो एक बार फिर चलते हैं, अभी हम सीधे लाइव तस्वीरें देखते हैं, क्योंकि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत दौरे पर पहुंचे हैं और पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी करने के लिए हवाई अड्डे आए हैं। और भारत और कतर के संबंधों के बीच में ये एक नई शुरुआत है। दोनों पुराने दोस्त हैं और प्रिंस थानी को जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी ने उनका
इस्तकबाल किया है, उनका स्वागत किया है भारत की सरजमी पे, वो देखने लायक तस्वीरें हैं। दोनों की गर्मजोशी बता रही है कि भारत और कतर के रिश्तों के बीच में एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर से प्रिंस थानी ने मुलाकात की एयरपोर्ट पे, वो भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। और प्रिंस थानी भारत की जो यात्रा कर रहे हैं, कतर के प्रिंस हैं, और ये यात्रा बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय संस्कृति की झलक एयरपोर्ट पर प्रिंस थानी को दिखाई गई। तो प्रिंस थानी, जिनका पूरा नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी, भारत के दौरे पर पहुंच चुके हैं। और पीएम मोदी ने स्वयं एयरपोर्ट पर जाकर उनकी आगवानी की। और इस जब पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो इससे आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये यात्रा भारत के लिए, कतर के लिए और भारत मिडिल ईस्ट संबंधों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी। और ये गर्मजोशी दोनों नेताओं के बीच में साफ नजर आ रही है। भारत और कतर के संबंध जो हैं बहुत पुराने हैं और दोनों मित्र देश के तौर पर जाने जाते हैं। और आपको याद होगा पिछले दिनों जब भारतीय नौसैनिकों के मामले में कतर ने जो दरिया दिली दिखाई थी, प्रधानमंत्री मोदी, भारत के विदेश मंत्रालय की जो कोशिशें थीं वो रंग लाई थी और उन सभी नौसैनिकों को जो है भारत वापस सौंप दिया गया था। और ये जो भारत दोस्ती ही थी भारत और कतर की, कि इतना बड़ा फैसला कतर की सरकार ने लिया था। और ये भारत की संस्कृति की झलक देखते हुए प्रिंस थानी, पीएम मोदी ने उन्हें एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी की और इसके बाद भारत की संस्कृति की कुछ झलकियां थानी ने देखी। और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, तस्वीरें और डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्व होता है। और पीएम मोदी ने जिस गर्मजोशी से प्रिंस थानी का स्वागत किया है, उससे देखकर आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रिश्तों के एक नए युग की शुरुआत, भारत कतर संबंधों की नई शुरुआत, नए रिश्तों की शुरुआत, एक नया मुकाम पर पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। और ये दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान कुछ समझौते ही हो सकते हैं, महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हो सकती है। और मिडिल ईस्ट के जो हालात बने हुए हैं और कतर का जो पूरा भूमिका है हमास इजराइल युद्ध में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में दौरा जो है ना केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरी दुनिया की नज़र भी इस वक्त इस मुलाकात पर लगी हुई है। तो कल राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रिंस थानी का औपचारिक स्वागत होगा। अभी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने उन्हें रिसीव किया है और कल औपचारिक स्वागत जो है वो राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कतर के अमीर प्रिंस थानी यहाँ पर पहुँचे हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम मोदी के साथ कई विषयों पर होगी द्विपक्षीय वार्ता और इस वार्ता का सभी को इंतजार है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पहुंचने पर किस तरह से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का पीएम मोदी ने स्वागत किया है। और ये दौरा जो है वो प्रिंस थानी का ये दौरा जो है 2 दिवसीय है, 2 दिन तक ये दौरा चलेगा, राजकीय दौरा है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात करेंगे। अभी तो स्वागत किया है और एक औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता दोनों नेताओं के बीच में होगी। और कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत प्रिंस थानी का किया जाएगा। और प्रिंस थानी अपने साथ एक प्रतिनिधिमंडल लेकर भी भारत आए हैं और ये प्रतिनिधिमंडल भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेगा। तो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत दौरे पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं पहुंचकर एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका स्वागत किया है। और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब किसी बड़े विदेशी नेता के लिए प्रधानमंत्री स्वयं एयरपोर्ट पहुंचते हैं। और जब इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री वहां दिखाई दे रहे हैं तो सिर्फ इसी तस्वीर को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कतर से आए प्रिंस थानी भारत के लिए कितने खास, कितने विशेष, कितने स्पेशल मेहमान गेस्ट हैं इस वक्त। और दोनों नेताओं की जो गर्मजोशी है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की प्रिंस थानी ने, उनके बारे में कुछ कहा, प्रधानमंत्री खिलखिलाकर हंसे। और ये जो मुलाकात है जो कल द्विपक्षीय वार्ता होगी, इसमें कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हो सकती है जो भारत और कतर से जुड़े हुए हैं, मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मसलों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कतर इस वक्त दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मिडिल ईस्ट में जो भी क्राइसिस चल रहा है उसके दौरान कतर की एक बड़ी भूमिका देखने को मिली है और भारत भी शांति प्रयासों के साथ जुड़ा रहा है। भारत हमेशा शांति की वकालत करता है और ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात न केवल भारत और कतर के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खास मौका हो सकती है।
तो पीएम मोदी के साथ कई विषयों पर होगी द्विपक्षीय वार्ता और इस वार्ता में कई मुद्दे होंगे जिन पर दोनों नेता चर्चा करेंगे और भविष्य के लिए एक रास्ता तैयार करेंगे। भारत के लिए मिडिल ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत यहाँ पर यूरोपियन और अमेरिका के साथ मिलकर एक रोड मैप पर काम कर रहा है और ये चीन का मुकाबला करने के लिए इसको एक रास्ता तैयार किया जा रहा है जिससे विश्व व्यापार में लाभ होगा। इससे जुड़े देशों के लिए जहाँ जहाँ से सड़कें गुजरेंगी वहाँ पर लाभ होगा। मिडिल ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए इस वक्त और ऐसे में इसलिए ये यात्रा जो है वो बहुत ही खास मानी जा रही है। और कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का। तो बेहद गर्मजोशी के साथ दोनों नेता एयरपोर्ट पर मिले हैं। और 2 दिन तक कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। कल उनका औपचारिक स्वागत होगा और कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी कतर के प्रिंस अमीर मिलेंगे और इसके अलावा राष्ट्रपति भवन का जो प्रांगण है उस पर औपचारिक स्वागत उनका किया जाएगा। लेकिन औपचारिक स्वागत के पहले जो एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ वो भी तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत कुछ बयां कर रही हैं और गर्मजोशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और ये जो तस्वीरों में ही ये गर्मजोशी नहीं है भारत और कतर के संबंधों के बीच में, ये गर्मजोशी डिप्लोमेसी में भी नज़र आती है। अभी पिछले साल की बात है जब कतर में 8 भारतीय रिटायर्ड नौसैनिकों को कतर ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय की पहल के बाद रिहा कर दिया गया था। इसे भारतीय डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत माना गया था। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि कतर ने जो भारत के साथ दोस्ती का जो सम्मान प्रस्तुत किया था इस पूरे मसले में वो भी काफ़ी सराहनीय रहा था। तो कतर के प्रिंस थानी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और ये दौरा जो है वो 2 दिनों का दौरा है और 2 दिनों के दौरान एक नए संबंधों की शुरुआत, एक नए आयाम, नए मुकाम तक पहुँचने की शुरुआत इस दौरे के लिए मानी जा रही है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।